नमस्कार, मैं शुभम सिंह, भोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के नारायण स्कूल ऑफ लॉ का बीसीए सेमेस्टर का छात्र। मैं आज फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम सभी जानते हैं और फंडामेंटल राइट्स बिना फंडामेंटल ड्यूटीज के अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के काफी पूरी हैं। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात ना करें और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम बहुत कुछ छोड़े, क्योंकि जब देश आपको कुछ देता है तो बदले में आपको देश को कुछ देना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो हमारे मोरल और सिविल ऑब्लिगेशंस हैं, जिसके चलते हम देश की तरफ और दृढ़ और उसकी तरक्की की तरफ और निष्ठा से काम कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत से भाग नहीं रहे, ना कि उनके बारे में शुरू से कोई चर्चा की, परंतु इसको यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 42nd अमेंडमेंट से इनकॉर्पोरेट कराया। फंडामेंटल ड्यूटीज न कि सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी बल्कि सिविल ऑब्लिगेशन थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने में सबसे बड़ा हाथ रहा सवर्न कमेटी। सवर्न कमेटी की रिपोर्टों के अनुसार, उसकी परमिशंस के अनुसार शुरुआती तौर पर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट की, परंतु गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में 1976 में 42nd अमेंडमेंट से इनकॉर्पोरेट कराया। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके कि इसे 42nd अमेंडमेंट में यूएसएसआर के द्वारा देखते हुए लाया। वही 42nd अमेंडमेंट बात करता है सोशलिज्म की, जो कि हमारे प्रेमबल में है। और जब हमारे कंट्री को सोशलिस्ट डिक्लेयर किया गया प्रेमबल में, तो यह काफी हद तक क्लियर था कि एक सोशलिस्ट कंट्री में बिना सोशल बैकग्राउंड के, बिना सोशल कंस्ट्रक्ट के एकजुट आए हुए कुछ भी पाना बहुत मुश्किल। और क्योंकि हमारा देश शुरू से ब्रिटिश काल के बाद से अपनी रीढ़ खो चुका था, यहाँ के लोग अपने कर्तव्यों के बारे में जानते ही नहीं थे, तो इस चीज को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेसिफिक पार्ट बनाया, पार्ट 4A के अंदर सेक्शन आर्टिकल 50 कट होगा ना, हो जाएगा, आर्टिकल 51A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज पर शुरुआती तौर पर फंडामेंटल ड्यूटीज की गिनती 10 रही, जिसे 2002 में 86वें संशोधन से बढ़ाते हुए 11 कर 11 इसलिए क्योंकि 11वां जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था वो एक फंडामेंटल राइट्स के पूरे जो होता है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के कोरिलेटिव हमारा जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ये थी कि पेरेंट्स जो होंगे वो अपने बच्चों को, जिनकी आयु 6 साल से 14 साल के बीच में होगी, उनको एजुकेशन दिलाएं। और यही हमारी फंडामेंटल राइट। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसके बारे में गहन चर्चा जब हुई तो ये सामने आया कि जो हमारे देश का पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो हमारी रीढ़ ब्रिटिशर्स ने तोड़ी थी, उसके कारण बहुत से लोग सिर्फ कमाने और खाने के बारे में सोचते थे, ना कि एजुकेशन के बारे में। एक बहुत बड़ा तबका अभी भी एजुकेशन से बहुत पीछे था, और उसमें एक बड़ा कारण ये था कि बच्चे श्रम में लग जाते थे, ना कि पढ़ाई। एक झुग्गी वाले का बच्चा आपको बोरियां उठाते मिलता था, और वहीं एक अमीर का बच्चा बिलाई स्कूल में। इन सबको देखते हुए सरकार ने आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया, और साथ ही साथ ये आपके माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनाया कि आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। और इसी एजुकेशन के तहत आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी जानेगी, अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जानेगी कि वो क्या मिस कर रही थी, और देश की उन्नति के लिए, उसकी दृढ़ता के लिए क्या और चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज सवर्न कमेटी के द्वारा जब दी गई तो इस पे भी गहन चर्चा हुई। क्या इसे लीगली इनफोर्सेबल बनाना चाहिए? क्या इसके ऊपर पीनल एक्शन होना चाहिए? अगर लोग इनसे अबाइड नहीं करते हैं, क्या उनके ऊपर पीनल एक्शन होना चाहिए? ये सवाल काफी चर्चित रहा और इस पर काफी केसेस हैं। पहला केस जब हम देखते हैं तो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, जहाँ पे हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी की बात होती है, जहाँ पे नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग के रिस्पेक्ट की बात होती है। इमैनुअल के केस में ऐसा हुआ कि बच्चे क्रिश्चियन धर्म के, और उनके धर्म के अनुसार तो किसी अन्य को कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे, मतलब बोल करके नहीं दे सकते, और वो सिर्फ खड़े हुए जब नेशनल एंथम बजा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्कूल प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। इस चीज को कोर्ट में जब ले जाया गया तो कोर्ट ने इस बात को बोला कि वो सम्मान में खड़े थे और उनका धर्म उनको अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए वो बोले, परंतु वो सम्मान दे रहे। ये चीज
हमें भी समझनी चाहिए कि अगर हम अपने धर्म से प्रतिबद्ध हैं तो हम अपने देश से कितने प्रतिबद्ध हैं। ये सवाल आज हमारे बीच उठना चाहिए। आज के डेट में फंडामेंटल ड्यूटीज एक कुछ हद तक लीगली इन्फोर्सेबल है। जैसे अगर हम अबाइड नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे खिलाफ इलेक्शन होते हैं, कंटेम्प्ट के केसेस होते हैं, ये सारी चीजें आज इन्फोर्सेबल हैं। पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशंस के ऊपर हैं। जैसे हमारे आइडियल्स, हमारे नेशनल फ्रीडम के आइडियल्स, उनको रिस्पेक्ट करें, परंतु अभिव्यक्ति के आजादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही फंडामेंटल ड्यूटीज को कहना हैम्पर करें। तो इस प्रकार से जैसे कि आज सावरकर के ऊपर उठते हुए सवाल, भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ उठते हुए बोल, क्या ये सब हमारी अभिव्यक्ति की आजादी और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में एक लड़ाई नहीं? क्या सावरकर को माफीनामे के नाम पर बदनाम करना और अम्बेडकर को उनके कुछ कथनों के ऊपर बदनाम करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के खिलाफ नहीं? ये हमें सोचना चाहिए कि आज के संदर्भ में हम फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ तक लेंगे। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ना कि सिर्फ हमें सिविक सेंस सिखाती है, हमें हमारे मोरल ऑब्लिगेशंस के बारे में, और ये मोरल ऑब्लिगेशंस ही जरूरी है ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। जब हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं तो पाते हैं कि पहली फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे नोबल आइडियल्स जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड है, उनके रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी ये बोलती है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये भी एक आज के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह बन चुका है, क्योंकि जिस सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, हमारे भारत देश के अंदर ही कुछ लोग और कुछ राज्य जातिगत, धार्मिक एवं लिंग्विस्टिक सीमाओं पर इसको बांटने की कोशिश करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकारों में और अन्य सरकारों में जातिगत चीजों को लेकर के बातें उठना, जातिगत समीकरणों के ऊपर बातें उठना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक नए राज्य की मांग करना, एक नए देश की मांग करना, इसमें सबसे ज्यादा चर्चित होता है मिला डिवाइस। बेंगलुरु में भी हमने देखा कि कई दुकानों के शीशे फोड़ दिए गए क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है। तो क्या ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के खिलाफ नहीं? ये भी प्रश्न आज हमारे बीच उठना चाहिए। चौथी फंडामेंटल ड्यूटी जब हमारी आती है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। ये काफी हर्ष का विषय है कि बहुत ही करीब में इसको देखा गया। इस फंडामेंटल ड्यूटी हमारे रगों में जाएगी। जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे उस वक्त चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वॉलंटियर्स की डिमांड की, एक काफी बड़ा मजमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़ा हुआ कि उद्देश्य था। ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पैट्रियटिज्म को दिखाती है और ये बताती है कि फंडामेंटल ड्यूटी आज के संदर्भ में भी क्वेश्चन का मार्क नहीं होता। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी आती है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस derogatory to dignity of life। और ये फंडामेंटल ड्यूटी हमें फिर और प्रश्न चिन्ह पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या डिग्निटी ऑफ वुमेन हर धर्म, हर तबका एक साथ निभा रहा है? जैसे कि देश में बार बार यूपीसी को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड्स इसका विरोध करते हैं और कई बार हमारे सुप्रीम कोर्ट में सामने आकर के ये काफी क्लियर किया है कि हमारी यूसीसी की जरूरत है, हमें वुमेन्स को उनके राइट्स देने की। वुमेन राइट्स इस देश में शुरू से ही बहुत निग्लेक्टेड है, जिसको समय समय पर एस्टैब्लिश किया गया। जैसे कि वुमेन्स एक्ट, वर्कप्लेस एक्ट जो हम देखते हैं वो विशाखा केस से सामने आया। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई तब तक एक मुद्दा नहीं बन पाया, बट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बनाने के बाद इस पर एक्ट आया और अब एक मुद्दा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बहुत बाद में। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस में बन रहा था कि वुमेन ड्यूटीज, वुमेन राइट्स, ये सारी हमें जरूरत है, इन सबकी हमें जरूरत है। वुमेन राइट्स के मामले में हिंदू लॉज काफी ज्यादा लिबरल हो चुके हैं, वहीं अब तक मुस्लिम लॉज और अदर पर्सनल लॉ रूल्स ये सारी चीजें नहीं कर पाए और यूसीसी के माध्यम से ये करने की कोशिश की जा सकती है, परंतु फिर यही देश आग में रोक दिया जाता है और वुमेन की जो नीड्स हैं, जो राइट्स हैं, वो फिर से एक बार नेगलेक्टेड है। अगले फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हुए हम आते हैं टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये एक सिविल ऑब्लिगेशन है, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है और ये आप पर और हम पर निर्भर करता है
कि हम अपने हेरिटेज की और अपने कंपोजिट कल्चर की कितनी हद तक सेवा कर पाते हैं, कितनी हद तक उसको सींच पाते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे हेरिटेज साइट्स के ऊपर जाकर के गंदगी फैलाना, इस पर नाम लिख देना, वो हमारे सिविक सेंस को दर्शाता है, वो हमारी मॉरलिटी को दर्शाता है कि हम कितने निचले स्तर तक गिर चुके हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को नहीं देख पा रहे हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। और वहीं विदेशों से आए हुए पर्यटक उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, उससे सीखते हैं। ये हमारे और आपके बीच की बात है कि हम अपने कल्चर को कितना साझा कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए कराची बेकरी के ऊपर अटैक्स ये क्लियरली दिखाते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है कि हम कल्चर के बारे में सोच ही नहीं पाते। क्या वो ट्रांसबॉर्डर कल्चर भूतपूर्व हमारा कल्चर नहीं था? क्या हम जिस कल्चर को रोज हैम्पर करने की कोशिश करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्या वो कल्चर हमारा कल्चर नहीं है? अगले फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हुए हम बात करेंगे टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे यहाँ डीपीएसपी के द्वारा भी पहले ऑब्लिगेटरी बनाई गई स्टेट की, स्टेट इसके ऊपर काम नहीं है। और फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा हम लोगों को भी समझाई गई कि हम इसके बारे में समझें और सीखें। स्टेट इन फंडामेंटल ड्यूटीज को डीपीएसपी के द्वारा लॉज बना चुका और अभी लीगली इन्फोर्सेबल है। बट ये हमें उन सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए या नहीं, और फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या क्रिटिक्स। पहला क्रिटिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में निकल के आता है वो ये आता है कि काफी वेग है। मतलब ये एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है ये आम जन साधारण बिना किसी इंटरप्रिटेशन के नहीं समझ सकते। कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, जैसे कि हमारा प्रियम्बल आम जन को कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में समझा कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसी हमारी गवर्नमेंट है और हम किस प्रकार के किस नेचर के हैं और सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पावर किसके हाथ में। और फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यही एक बेस रहा था कि हमें आम जनरल साधारण की ड्यूटीज के बारे में समझाना, जो हम करने में कुछ हद तक नाकाम रहे, क्योंकि जो हमारा आम जन साधारण वो इतनी लीगल भाषा नहीं समझ सकता, वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं समझ सकता। उनको समझाने के लिए हमें ये प्राथमिक शिक्षा में जोड़ना पड़ा और ये काफी देर बाद शुरुआती दौर में प्राथमिक शिक्षा में इसका ना होना यही एक पीढ़ी को इससे वंचित रखी, इसकी जानकारी से वंचित रखी। और आज की डेट में फंडामेंटल ड्यूटीज को अर्ली एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करने की नीड समझ में आती है। जब हम बात करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस के बारे में कि हमें नहीं करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वायलेंस, फंडामेंटल ड्यूटी का ये पार्ट। आज पब्लिक प्रॉपर्टी को हैम्पर करने के लॉज हैं और हमें उन लॉज की जरूरत क्यों पड़ रही है, इनफोर्सेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है और पीनल एक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये समझने के लिए कि हम देश की क्षति करते हुए खुद की क्षति करते हैं। जब हम देश की गति को रोकते हैं हम खुद की गति को रोकते हैं। हमें समझना चाहिए कि देश की आर्थिक गति को रोकना हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करता है, हमें खुद हैम्पर करता है। जब देश एक दिन में आपके बंद के कारण लाखों डॉलर्स के नुकसान को झेलता है, आप भी वो नुकसान साथ ही साथ करते हैं। जब देश तरक्की करेगा तभी यहाँ बेहतर सड़कें, बेहतर पानी की सुविधा, बेहतर बिजली, बेहतर आचरण, बेहतर जीवन ये सब कुछ प्राप्त करता है। पर जिस देश के लिए आपकी खुद की दृढ़ता नहीं होगी, जिस देश के लिए आपकी खुद के कर्तव्य नहीं होंगे, उस देश में आप खुद के लिए तरक्की पाना कैसे सोच सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स की सूरत एक दूसरे के कोरिलेटेड। ये बात हमें समझनी चाहिए। जब आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात करता है वही फंडामेंटल ड्यूटी राइट टू वुमेन इक्वलिटी की बात करता है। पर क्या हम वुमेन्स को इक्वलिटी दे? ये कई बार केसेस किए गए कि वुमेन को स्पेशल रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। कई बार ये बातें उठी कि क्या वुमेन को पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से गवर्न करना चाहिए, दूसरी चीज का विरोध। ये सारी चीजें हमें वापस वहीं लाकर खड़ा कर देती हैं कि क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज को समझ पा रहे हैं, क्या हम फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को समझ पा रहे हैं। ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जिस दिन फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स के साथ उसके 100% एक्सपोजर के साथ ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये देश तरक्की के एक और मकाम को पाएगा। धन्यवाद।